बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ मौजूद है असद अली तूर। नाज़रीन, एक नई तारीख का आगाज़ हो चुका है। वकला बिरादरी एक मरतबा फिर इकट्ठा हो चुकी है और हम अगर ये कहें तो गलत नहीं होगा कि ये जो आइनी तरामीम है, जो मुजव्वज़ा आइनी तरामीम है, ये टू सम एक्सटेंट अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हैं हमारे इस माशरे के लिए, जिसमें वकला इस वक्त इकट्ठा होने से गुरेज कर रहे थे या कोई ऐसा मौका नहीं बन पा रहा था कि वो इकट्ठा होकर कोई बाकायदा तौर पर तहरीक चलाएं, चाहे वो 13 जनवरी का फैसला हो, 8 फरवरी के इंतखाबात हों या उसके बाद वाले होने वाले वाक़यात। अब कम अज़ कम इन आइनी तरमीम के बाद हम ये देख रहे हैं कि बड़े बड़े जय्यद वकला जिन्होंने 2007 की वकला तहरीक को भी कामयाब बनाने में कलीदी किरदार अदा किया था, वो भी मैदान में कूद पड़े हैं। हमने गुज़िश्ता रात आपको बताया था मुनीर मलिक जैसे सीनियर कानूनदान, फैसल सिद्दीकी जैसे लोग, हामिद खान, इन तमाम ने अब ये फ़ैसला किया है। 19 की तारीख दी गई है असद तूर साहब कि 19 तारीख को बाकायदा तौर पर मुल्क में लाहौर से वकला तहरीक का आगाज़ किया जाएगा। अब से कुछ देर कबल नाज़रीन जहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ पर ही हामिद खान समेत बड़े वकला ने पाकिस्तान के एक ऐलान किया है। एहतजाज पहले किया, उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कुछ तकारीर की और उसमें ऐलान किया कि 19 तारीख को ये एहतजाज बाकायदा तौर पर शुरू किया जाएगा, इस तहरीक का आगाज़ होगा। असद अली तूर साहब, हम उस आइनी तरमीम के मुजव्वज़े की तरफ, मुजव्वज़ा जो मुसव्वदा है उसकी तरफ भी आएंगे। उसमें जो जो इंकिशाफात हो रहे हैं, आपने भी रिसेंटली कुछ खबरें भी ब्रेक की हैं, उसके ऊपर भी आपसे बात करेंगे। मगर पहले हम आते हैं इस वकला तहरीक की तरफ। आपको क्या लग रहा है ये जो आज हामिद खान साहब, और यहाँ पर एक बात हमें ज़हन में रखनी होगी कि ये वो वकला हैं जिन्होंने न सिर्फ 2007 की वकला तहरीक में बड़ा अहम किरदार अदा किया था, बल्कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब को चीफ जस्टिस बनने तक पहुँचाने में भी इनका बड़ा अहम हाथ है। अगर हम बात करें मुनीर मलिक की, फैसल सिद्दीकी की, हामिद खान की, ये तीनों उनके वकला रहे हैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। बल्कि एक मुतासरा जज हैं बाबर सत्तार साहब, वो भी उनके वकील रहे। तो अब मुझे आप ये बताएं, ये जब वकला जो बड़े संजीदा नौइयत के काम करने वाले लोग हैं, प्रोफेशनल लॉयर्स हैं, अगर ये भी मैदान में आ गए हैं इन आइन तरमीम के, तो आपको क्या लगता है इस तहरीक का क्या मुस्तकबिल हो सकता है? देखें, ये तहरीक मुझे तो ये लगता है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ साहब को रखने के चक्कर में कहीं ये हुकूमत जो अगर अगले साल दिसंबर की फिच ने पेशन को की थी ना कि ये हुकूमत घर जा सकती है, तो मुझे लगता है कि उससे काफ़ी पहले जा सकती है। वो मामला कहीं दिसंबर तक ना आ जाए। अगर ये आइनी तरमीम करवाने में कामयाब हो गए तो उसके बाद तो वकला तहरीक सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगी, फिर वो फैसले आएंगे, बहुत कुछ होगा। और मुझे सबसे बड़ा जो एक इम्कान नज़र आता है कि अगर ये जो अब फैसला होने जा रहा है 12 जुलाई का तफसीली, उस तफसीली फ़ैसले में अगर इलेक्शन के कंडक्ट के ऊपर और हुकूमत के मैंडेट के ऊपर और इलेक्शन कमीशन के ऊपर अगर 2-3 पैराग्राफ्स आ गए तो कहानी ख़त्म। और यही वो चीज़ है कि जो वो वजाहती नोट था उसकी आप ज़ुबान चेक करें, बड़ी तल्ख है और वो चेक मेट है इलेक्शन कमीशन और इस हुकूमत को। लेकिन जो असली पता है वो भी सीने से लगाया हुआ है कि आप अगली चाल चलें ना, तो फिर हम आपको बताते हैं। तो मुझे ये बताएं, थोड़ा सॉरी टू इंटरप्ट यू, क्या ये मुनासिब है कि जजेस साहिबान भी हुकूमती चालों के जवाब में अपनी जवाबी चाल चलें? उनको चाहिए अपना फैसला आइन और कानून की रोशनी में दें। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, आइन और कानून की रोशनी में फैसला दें, जो भी बनता है मेरिट पर दें, ठीक है। लेकिन अब जबकि मुल्क में एक सियासत चल रही है और उनके अंदर से उनके अपने साथी जजेस भी उनके अगेंस्ट सियासत कर रहे हैं और अगेंस्ट जजेस हो रही हैं, ठीक है, तो फिर जाहिर बात है वो भी फिर अब बिल्कुल चुप करके तो नहीं बैठ सकते कि वो कहें ठीक है आपने हमें ज़िबा करना था, हम आपको अपने आप को आपके हवाले करते हैं। ऑफ कोर्स दे विल आल्सो प्ले कार्ड, वो खेल रहे इन देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, यू आर सेइंग। यस, ठीक है। तो अब मुझे ये बताएं कि जो तफसीली फ़ैसला है उसके ऊपर हम बाद में आते हैं। ये जो वकला तहरीक है, कमिंग बैक टू दैट क्वेश्चन, वकला तहरीक कामयाब कैसे होगी? क्योंकि इस वक्त एक बड़ा जो सेगमेंट है वकला का, जो बहुत से लोग मानते हैं, जिसको लीड किसी ज़माने में किया करती थी आसमा जहांगीर मरहूमा साहिबा, और उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ वकला को यूनिफाइड रखा और बड़ा काम किया उन्होंने वकला के लिए, ओवरऑल पाकिस्तान की सोसाइटी के लिए। अब जो उनका जिस ग्रुप को वो लीड किया करती थी, आजकल वो भी आप कह सकते हैं चुनतखब हो चुका है। वो ग्रुप भी आजकल इक़्तिदार के मज़े लूट रहा है। वज़ीर कानून की बी टीम है, बस आप कह सकते हैं इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम है या हुकूमती एक सेगमेंट बन चुका है।
चाहे वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की सदारत हो, चाहे वो वजारत कानून व इंसाफ हो, इवन अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान, तमाम की ओहदे इस वक्त उनके पास हैं, तो वो तो इस वकला में तहरीक में कभी भी साथ नहीं देंगे। अब इंडिपेंडेंट ग्रुप, आप चाहे इस बात को तस्लीम करें या ना करें, मगर एक हकीकत तो है और एक बहुत बड़ी हकीकत है, बहुत अरसा तक वो लोग कामयाब होते रहे। प्रोफेशनल ग्रुप अब अगर मैदान में आया है तो आपको लगता है प्रोफेशनल ग्रुप ऑन इट्स ओन एक बड़ी वकलात तहरीक को चला सकता है माइनस इंडिपेंडेंट ग्रुप? देखिए, जहाँ तक आपने बात की आसमा जहांगीर साहिबा की, मेरे ख्याल में तो इस पूरे रीजन में आसमा जहांगीर साहिबा के कद काट की कोई खातून नहीं थी। मैं तो उनको आज भी अपनी आइडियोलॉजिकल माँ मानता हूँ, लेकिन खातून नहीं, एज अ वकील, एज अ एक्टिविस्ट कोई भी नहीं था। कोई नहीं था उनके कद काट का। तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि उनके जो नाम लेवा सामने आए हैं वो इस वक्त फौज की उस लेवल की खिदमत कर रहे हैं कि यकीन कीजिए, काश पाकिस्तान का इतना बड़ा नुकसान ना हुआ था कि आसमा जहांगीर का इंतकाल ना हुआ था, तो यकीन करें ये इन लोगों के मुंह पर आसमा जहांगीर खुद खड़े होकर जूते मारती। नहीं, अगर वो होती तो शायद ये काम भी ना हो रहे होते। हो ही नहीं रहते, और ये करने की कोशिश करते तो उनके मुंह पे जूते मारती और इनको अपने ग्रुप से निकालती कि निकलो, ठीक है, तुम मेरी सियासत को, मेरी जद्दोजहद को फौजियों का के बेच रहे हो, ठीक है। तो चीज़ ये है, लेकिन आपने जहाँ पूछा कि क्या प्रोफेशनल ग्रुप इनके बगैर तहरीक चला सकता है, तहरीक तो चला सकता है, ऑफकोर्स उनकी भी फॉलोइंग अच्छी खासी है, नहीं, नो डाउट। लेकिन मेरे ख्याल में उनकी तहरीक जब वो शुरू करने जा रहे हैं 19 सितंबर का, उसकी पहली कामयाबी का जो पैमाना होगा वो अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में होने वाला सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन है। अगर उसमें प्रोफेशनल ग्रुप जीत गया तो फिर इसका मतलब होगा कि तहरीक कामयाबी से चल पड़ी है, ठीक है, फिर उस तहरीक को रोकना मुमकिन नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर वो नाकाम हो गया, इलेक्शन ना जीत सका, तो फिर आप कह लें कि उस तहरीक की कामयाबी के चांसेस 50-50 होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की तैनाती बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा किया है हामिद खान साहब ने। और आपको याद होगा गुज़िश्ता रात जो 2 सीनियर वकला मुनीर मलिक और फैसल सिद्दीकी की जानिब से एक प्रेस रिलीज़ जारी हुई या एक पब्लिक स्टेटमेंट जारी हुआ, उस पर भी ये बात कही गई थी कि चीफ जस्टिस होंगे 26 तारीख के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह। वही बात आज ये प्रोफेशनल ग्रुप भी दोहरा रहा है, जिन्होंने बाकायदा तौर पर तहरीक का आगाज़ कर दिया है, ऐलान कर दिया है। आपको क्या लगता है, क्योंकि इन्होंने तो बड़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल की है, अगर आपने सुनी हो उनकी गुफ्तगू, अब वो ये कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म जो हैं इस वक्त हमारे, ये एक कठपुतली है। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि ये जो इस वक्त इक़्तिदार में बैठे लोग हैं, ये फार्म 47 की पैदावार हैं और ये लोग, इनको किसी भी तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है अपने मकासद हासिल करने के लिए। कौन इस्तेमाल कर सकता है आपको भी पता है, मुझे भी पता है। इन तमाम तर बातों को आप किस तरह से लेते हैं? जो आज हमें एक आग नज़र आई है वकला के अंदर, क्या इस आग को मज़ीद भी तकवीत आगे पहुंचेगी? और ये जो आज इनका एक स्टेटमेंट यहाँ पर आया है, गो कि आज ये एक सिंबॉलिक किस्म का एहतजाज है, ये वो एहतजाज नहीं है जो माजी में हुआ करता था, जो ज़ाहिर बात है 19 के बाद शुरू होगा, मगर जो आज सिंबॉलिक एहतजाज था, एक डेमो दिया गया है। क्या हुकूमत को इसके बाद कुछ सोचना पड़ेगा? और क्या जो आइनी तरमीम इस वक्त हुकूमत सोच रही है करने को, उस पर गौर फिक्र भी होगा? क्योंकि वकला का अगर प्रेशर आ जाए तो भाई यहाँ पर तो फौजी डिक्टेटर भी नहीं टिक पाए। देखिए, यही वो बात है, जनरल मुशर्रफ एंड ऑफ द डे वकला तहरीक से ही निकले थे, ठीक है। वो अलग बात है कि वकला तहरीक को पीछे किसने किया? हाँ, पीछे जनरल कैनी थे। लेकिन अगर आप देखें कि जनरल ज़िया के दौर में भी बार कौंसल्स वो वाहिद जगह थी जहाँ पर सियासी क़यादत जाके तकारीर कर लिया करती थी, ठीक है। आप ये पिछले दौर में भी 2020 में देखें, जो पुश बैक क्रिएट हुआ हाइब्रिड सेटअप के खिलाफ, वो पाकिस्तान बार कौंसिल ने इधर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होस्ट की थी, जिसमें मियां नवाज शरीफ ने कहा था रियासत के ऊपर रियासत कायम हो चुकी है। इवन शौकत अली सिद्दीकी साहब ने रावलपिंडी बार से खिताब में वो तारीखी तकरीर की थी। लेकिन अब देखें तो अब हाल ये है बार कौंसिल्स का कि वो DHA को अपनी हाउसिंग सोसाइटियों के ठेके दे रहे हैं, वो स्विमिंग पूल बनवा रहे हैं गर्म ठंडे पानी से नहाने वाले, ठीक है। अब उनकी ये हालत रह गई है, ठीक है। तो जब ये हालत हो रही है तो आप उनसे क्या तवक्को रखते हैं?
और आपने अभी बात की कि इस हुकूमत को लेटमेसी पे कहा, फार्म 47 की बात की, मुझे इसके ऊपर एक वाक़या याद आ गया, अभी चंद दिन कबल ही हुआ। मैं हुक्मरान जमात के एक रहनुमा के घर खाने पर गया हुआ था। देखने सुन ले नाज़रीन, ये कहाँ कहाँ जाते हैं। और वहाँ पर 2 और इत्तेहादी जमातों के लोग भी आए हुए थे, वो भी हुकूमत के हिस्सा हैं। तो एक ने कहा, एक मेहमान ने दूसरी बड़ी जमात के मेहमान को कहा, उन्होंने कहा कि यार मैं परसों लॉबी में बैठा हुआ था पार्लियामेंट की, उसने कहा यार तुम्हारे 8-9 लोग मैंने देखे इतने तैयार होके चमकते दमकते खुश खुश जा रहे। कहता मुझे फिर सब्र नहीं हुआ, मैंने एक को बुलाया, मैंने कहा यार आज कितने प्यारे लग रहे हो तुम। और उन्होंने देखा सारे इतने तैयार होके फिर रहे और तुम में से एक भी असली नहीं है। वो जो दूसरे हुक्मरान जमात के सेनेटर थे उनकी हंसी छूट गई, जिनके बारे में वो कह रहे थे कि आपकी जमात का एक भी असली नहीं था। ये खुद भी जानते हैं कि इन लोगों का मैंडेट क्या है, ठीक है। अब ऐसे मैंडेट वाले, अब आपको लगता है कि वो डिसाइड करेंगे, लाइक लेजिस्लेशंस करेंगे, वो तय करेंगे कि अदलिया का किरदार क्या होगा, पर काटेंगे, हमारे मेरे आपके बुनियादी हकूक़ के बारे में कानून साजी करेंगे। तो फिर अगर आप विल ऑफ द पीपल के नुमाइंदे नहीं, आप किसी और की विल की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो फिर आप उसी के लिए कानून साजी करेंगे ना। अच्छा, इसमें एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है। देखें, हम काजी फायद ईसा साहब पर उनके फ़ैसलों की बुनियाद पर तनकीद करते हैं, जो हमारा हक़ है, और कोशिश हमारी यही होती है कि तनकीद बराए इस्लाह की जाए, तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब देखें, हम अब आज उन पर तनकीद अगर कर रहे हैं उनके फ़ैसलों की बुनियाद पर, 25 अक्टूबर के बाद अगर वो कंटिन्यू करते हैं, एक ऐसे पार्लिमान की जानिब से की गई कानून साजी के नतीजे में, जिस पार्लिमान की अपनी लेजिटिमेसी इन क्वेश्चन है, फार्म 45 फार्म 47 की कंट्रोवर्सी में वो उलझी हुई है, अभी तक ट्रिब्यूनल्स ने अपने फ़ैसले नहीं दिए, उनको स्टे दे रखा है। अगर ऐसी पार्लिमान उसी चीफ जस्टिस को कंटिन्यू रखने का फ़ैसला करती है, और अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं तो फेडरल जो कोर्ट बनाई जा रही है उसका सरबराह बना देती है, तो क्या फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास कोई इखलाकी जवाज़ रहेगा 25 अक्टूबर के बाद किसी भी अहम ओहदे पर फेडरल कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर काम करने का? आप मुझे एक चीज़ दें, 13 जनवरी के फैसले के बाद उन्होंने जिस अंदाज में उस फैसले का दिफा किया है, उस फैसले से होने वाली तबाही का दिफा किया है, बल्कि उसमें हिस्सा भी डाला है। उनके पास कोई इखलाकी जवाज़ था वो सब कुछ करने का, उन्होंने किया ना। अब चीफ जस्टिस काजी फैसले को माजरत के साथ अब इखलाकियात के पैमाने से हटा के देखें। अब वो इखलाकियात से उससे बाला तर जा चुके हैं। अब वो इखलाकियात उनके लिए अब कुछ नहीं है। नहीं, इसको आप लेजिटिमेसी भी देख लेना। अब आपको देखना होगा कि वो जिसे कहते हैं इस वक्त वो जिस मिशन पर है, वो साकिब निसार, जस्टिस मुनीर, जस्टिस मौलवी मुश्ताक, इनका किरदार तारीख में से मिटाने के मिशन पर है। वो वहाँ पर सिर्फ अपना बड़ा बड़ा नाम लिखवा रहे हैं और बहुत हद तक कामयाब हो चुके हैं। वो मुझे एक लतीफ़ा याद आ गया, वो किसी ने कहा जी कि वो एक गांव में ना कोई बंदा मुर्दों के कफन चोरी करता था, ठीक है। तो वो किसी ने कहा कि जनाब, जब वो मरने के करीब आया तो उसने अपने बच्चों को बुलाया, वो जो कफन चोरी करता था, उसने कहा बेटा मैं मरने लगूँ, लेकिन कुछ ऐसा करना मरने के बाद गाँव वाले मुझे अच्छे लफ्ज़ों में याद करें। अब बच्चे सोच में पड़ गए, उन्होंने कहा बाप हमारा कफन चोर था, इससे बड़ा क्या हो सकता है, अब हम इसके लिए क्या करें कि लोग इसको अच्छे लफ्ज़ों में याद करें, क्योंकि पूरे गांव में बदनाम था कि ये कफन चोरी करता है मुर्दों के कब्र से निकाल के। तो बच्चों ने बड़ा सोचा, इन वो एक नतीजे पर पहुँचे। ठीक है, बच्चों ने भी कफन चोरी करना शुरू कर दिया, लेकिन कफन चोरी करते हुए ना वो मुर्दे में किल्ला ठोक जाते थे। तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया, यार इनसे अच्छा तो इनका बाप था, कम से कम किल्ला तो चोरी करता था, किल्ला तो नहीं ठोकता था। तो माजरत के साथ काजी साहब ने कहा मैं किल्ला ठोकूंगा। साकिब निसार कफन चोरी करता था, जस्टिस मौलवी मुश्ताक ने कफन चोरी किया था, जस्टिस मुनीर ने कफन चोरी किया था, सिर्फ मैं तो किल्ला भी ठोकूंगा। वो कर गया था, बस ठीक है। अब क्या आप इखलाकियात की, यार मतलब मुझे तो अफसोस होता है जब आप जैसे लोग इखलाकियात के पैमाने पर उनको तोड़ने लग जाते हैं। क्या इखलाकियात, अब वो अपने सौदे को एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा चले थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये जो आईनी तरमीम का मसवदा
जो मुजव्ज़ा आइनी तरमीम अब तक सामने आई हैं, उसमें बड़े बड़े इंकशाफात हो रहे हैं सर। पहले तो हम देख रहे थे कि काजी फ़ाइज़ ईसा तक, वो कि ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि एक काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को ही कंटिन्यू रखने के लिए पूरी एक्सरसाइज की जा रही है, मगर साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं जो अभी तक पब्लिक नहीं किया जा रहा आइनी तरमीम का ये मुसवदा, उसके पीछे और भी बहुत से राज हैं। वो राज क्या हैं? देखिए, वो राजों में एक तो ये है कि इनको जो मैंने सुना है कि 2 सेनेटर और 1 कौमी असम्बली का वोट कम पड़ रहा है, उसमें ये फंसे हुए हैं। ओके, ठीक है। और वो इन्होंने आखिरी दम तक बहुत लगाया कि मौलाना साथ आ भी जाएँ तो ये 3 वोटों का फ़र्क इनको पड़ रहा है। मेंगल साहब के भी रात को लोग मिले थे इनसे। मेंगल साहब से इन्होंने रब्ता किया था, इनसे इन्होंने वोट मांगा था और बगैर आइनी मुसवदा दिए मांगा था। तो उन्होंने कहा कि आप 2000 लापता लोग छोड़ दें, मेरे 2 लोग आपको वोट कर देंगे। ठीक है। वो क्योंकि रात को चल रहा था, सादिक संजानी साहब कोई मेंगल ग्रुप के लोगों को लेकर आए थे वज़ीर आज़म वो स्पीकर चैम्बर में। हाँ, वो जारी बात है, सेनेटर कोशिश कोशिश तो जारी है, लेकिन ऑफ कोर्स उसमें अख्तर मेंगल साहब की कंसेंट के बगैर वो वोट करेंगे तो दैट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। लेकिन बहरहाल ये मामला फंसा हुआ है और अब देखते हैं कि ये कर पाते हैं कि नहीं। बहुत मुश्किल लग रहा है अभी तक भी आइनी तरमीम। अब ये भी सुनने में आ रहा है कि फ़ौजी अदालतों के फैसलों के खिलाफ अपील का हक भी ख़त्म किया जा रहा है। वो मैंने आइनी तरमीम के मसदे में वो नहीं देखा। और एक ये भी देखा जा रहा है, अभी हमारे कुछ दोस्तों ने शेयर किया हुआ था और बाकायदा ड्राफ्ट की तस्वीर लगा कर के चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के दीगर मेंबरान को भी तोसी दी जाएगी अगर उनकी मुद्दत ओहदा ख़त्म होने पर कोई नई अपॉइंटमेंट जब तक नहीं होती वो अपना काम जारी रख सकेंगे, और उसके बाद हुकूमत के पास ये इख्तियार भी होगा कि उनको मज़ीद फर्दर तोसी भी दे। बिल्कुल ऐसा है कि अगर जब तक नया चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर नहीं आता तो जो सिटिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे वो घर नहीं जाएंगे अपनी मुद्दत पूरी होने के बाद, ये विल कंटिन्यू। तो पूरी वफाक पर जब मजीद नया चीफ इलेक्शन वरना सिकंदर सुल्तान राजा जो कर रहा है वो करता रहे। तो इस वक्त आपको क्या लग रहा है, ये जो तरमीम जिस तरह की सामने आ रही हैं, क्या ये वाकई में हुकूमत पास, क्योंकि देखें ना, एक तो चलें ठीक है, पार्लिमान हम भी मानते हैं सुप्रीम में पार्लिमान के पास इख्तियार है आइन साजी का, अगर उनके पास नंबर्स एक लीगल प्रोसीजर के तहत पूरे हो जाते हैं वो कर लें तरमीम, कुछ भी कर सकते हैं, अगले पार्लियामेंट आके उसको तब्दील कर ले, यही एक तरीका है। लेकिन जो तरमीम की जा रही हैं, जिस भोंडे अंदाज में की जा रही हैं, उन तरमीम को खुफिया अंदाज में रखा जा रहा है, जिनसे उन पर वोट मांगा जा रहा है, उनको भी नहीं दिखाई जा रही। तो इस तमाम तर सिनेरियो में आप क्या देखते हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इंटरवीन करना चाहिए? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो अब से कुछ देर में एक आइनी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर करने जा रही है इस मुजव्जा आइनी पैकेज के ख़िलाफ़। तो आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस मौके के ऊपर इसको टेकअप करना चाहिए और वो कर सकती है? मेरे ख्याल में तो इस मौके पर नहीं टेकअप कर सकती जब तक पास नहीं हो जाती, ठीक है, क्योंकि ये तो अभी टेबल हुई है, होनी है टेबल भी अभी, तो इस मौके पर अब कैसे कर सकते हैं ड्राफ्ट को जो उस तरह से वजूद नहीं रखता। तो अभी मेरा नहीं ख्याल कि ये अभी टेकअप हो सकेगी, लेकिन हाँ, अगर टेबल हो जाती है और पास हो जाती है तो फिर ये टेकअप हो सकती है। देखा जा सकता है क्या करती है सुप्रीम कोर्ट उस मौके पर। अगर वो टेकअप करती है तो बेंच बड़ा मैटर करेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें 2-3 चीज़ें आ रही हैं ना सतूर साहब, बड़े टेक्निकल चीज़ें हैं। एक तो बात आ रही है 63A की, कि 63A की जो जजमेंट जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने ऑथर की थी, जिसको बहुत से लोग समझते हैं कि आइन को उन्होंने रीराइट कर दिया था, उसको ये रिवर्स कर रहे हैं। और वो जो डिफेक्शन क्लाज अब जिसका इतलाक होता है उन अरकान पर जो पार्टी लाइन से हटकर वोट देते हैं उन पर नहीं होगा, एक तो उसको ख़त्म किया जा रहा है। दूसरा ये कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से भी कुछ तब्दीली आ रही है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से ना भी आए तब्दीली तो अगर चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का रास्ता अगर रोक दिया जाए बतौर चीफ जस्टिस, तो फिर यहाँ पर तो पूरी हैयत ही तब्दील हो जाएगी। उसके बाद कैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसको टेकअप कर सकेगी? तो बहुत से लोग ये समझते हैं कि 2 फाजिल जजेस साहिबान जो इस वक्त अक्सरियत में है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में, वो मुमकिना तौर पर इस दरख्वास्त को जो कि अभी दायर होगी उसको टेकअप कर सकते हैं, या उसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कह सकते हैं कि इस दरख्वास्त को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए और अपनी मर्ज़ी का बेंच भी बना सकते हैं। अगर इस तरह होता है तो मुझे तो ये लगता है कि फिर इदारों में बाकायदा तौर पर टकराव हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा है, और मेरे ख्याल में इदारे टकराव की अब इस वक्त पोजीशन में आ चुके हैं, जिसे कहते हैं ना, सारे दोनों साइड्स अपने अपने तीर तान के तैयार बैठे हैं, सींग फंस गए हैं। अब यह है कि पास होता है तो वो तसादुम अमली शक्ल में शुरू हो जाएगा,
लेकिन सब ने अपनी अपनी पोजीशन ले ली हुई है, सबको मालूम है कि क्या क्या हो रहा है और क्या क्या करना है। उन्होंने एक वज़ाती नोट जारी कर दिया हुआ है, वो इसी टकराव का ही एक हथियार था। तफसीली फैसला अभी तक पास रखा हुआ, जारी नहीं किया, वो वक्त पे आने वाला हथियार है जो इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, ये नहीं है कि टकराव आगे जाके होना, टकराव तो शुरू हो चुका है। ठीक है, अब ये है कि क्या इस टकराव में सीज़ फायर को हो सकता है कि नहीं, ये अभी देखना बाकी है। ये भी अभी बात हो रही थी, चलें हम अगली वीडियो में इस पर बात करेंगे कि शायद ये सब जो है एक दिखावा है, जो आइनी तरमीम है, शायद इसके पीछे एक डायलॉग की बात चल रही है सियासी जमातों के दरमियान। इसके ऊपर भी अगली वीडियो में आपके साथ बात करेंगे। आज की इस वीडियो से इतना ही। मुझे असद अली तूर साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।